I am Archana Bedi, lecturer in political science, Haryana Education Department, subject political science. My topic is safeguards of liberty, स्वतंत्रता के रक्षा कवच। व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का बहुत ही अधिक महत्व है। स्वतंत्रता सभ्य सामाजिक जीवन की आधारशिला है। स्वतंत्रता एक महान आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन ने प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में संघर्ष किया है। प्यारे बच्चों, अपने लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था स्वतंत्रता के अर्थ व प्रकारों के बारे में। अर्थ को क्लियर किया गया था जिस माध्यम से वो थे स्वतंत्रता के दो पहलू। नंबर 1 पे था वो स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू और दूसरे नंबर पे था स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू। तो बच्चों, जो हमने नकारात्मक पहलू में अध्ययन किया था, आपको पता है स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के हिसाब से प्रतिबंधों का अभाव है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता हमें बताती है कि प्रतिबंधों का अभाव तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, लेकिन प्रतिबंध होने तो चाहिए, लेकिन वो उचित होने चाहिए। मीन्स अनुचित प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता ना होकर उचित प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। बच्चों, ये जो उचित प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जाते हैं वही हमारी स्वतंत्रता के रक्षा कवच हैं, जो आज हम अपने टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो ये उचित प्रतिबंध है क्या? उचित प्रतिबंध वो हैं जो कि राज्य को हमारे ऊपर लगाने चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। उन उचित प्रतिबंधों में अगर हम बात करते हैं तो ये है कि हम अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में, उस समय में राज्य के द्वारा हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी तरह से हम कानूनों को भंग कर रहे हैं तो भी हमारी स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हो जाती हैं। हम संस्था के किसी भी संस्था के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो भी इसका अर्थ है कि राज्य की तरफ से अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो उचित प्रतिबंध है। इसके अलावा अनुचित प्रतिबंधों के बारे में बताया गया था। अनुचित प्रतिबंध वो हैं जो कि राज्य को हमारे ऊपर नहीं लगाने चाहिए, जैसे हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन आदि, खाना पीना आदि क्या है, इसके बारे में राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता। राज्य जहाँ पे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है वो है कानून। बच्चों, कानूनों का होना बहुत अनिवार्य है। अगर कानून नहीं होंगे तो देश में अराजकता का वातावरण होगा। और इसके लिए आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी ना किसी स्कूल में तो पढ़ते होंगे। स्कूल में आपको पता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्कूल के मुखिया की तरफ से आपके लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। कब आपने रिसेस टाइम करना है, कब आपने कौन सा पीरियड अटेंड करना है। तो उसी तरह से देश का शासन चलाने के लिए भी हमारे देश के मुखिया की तरफ से और सरकार की तरफ से कानूनों का बनाना अनिवार्य होता है। और ये कानून ही आगे स्वतंत्रताओं के रूप में, अधिकारों के रूप में हमारी इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही बताना चाहती हूँ कि आजकल राज्यों का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी है। कल्याणकारी राज्य जो होते हैं वो बहुत से कार्य करते हैं व्यक्ति के कल्याण के लिए, ताकि देश में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास व प्रगति होती रहे। तो इस प्रकार बच्चों कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो हमने ये देखने हैं कि हमारी जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं, सरकार या राज्य इनकी रक्षा कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ एक रक्षा कवच निर्धारित किए गए हैं जो कि किस तरह से हैं देखेंगे। नंबर 1 पे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था, सेकंड नंबर पे आता है बेटा मौलिक अधिकारों की घोषणा, थर्ड है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फोर्थ शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, फिफ्थ पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण, सिक्स्थ आ जाता है कानूनों का शासन। आगे देखेंगे हम, सेवंथ पॉइंट आपका जो है वो आता है आर्थिक समानता व सुरक्षा, एट्थ पॉइंट स्वतंत्र प्रेस व संचार माध्यम, नाइन्थ सुसंगठित राजनीतिक दल व सशक्त विरोधी दल, 10th सतत जागरूकता
और 11th पॉइंट हमारे पास है लिखित और कठोर संविधान। इनके अलावा भी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हम बता सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कवच हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम चलते हैं, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। प्रजातंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकाधिक सुरक्षित रह सकती है। लोगों की स्वतंत्रता पर सरकार के रूप का भी प्रभाव पड़ता है। इससे क्लियर हो गया होगा कि प्रजातंत्रीय या लोकतंत्रीय शासन प्रणाली जो हम चाहते हैं देश में रहे, सभी देशों में तकरीबन लागू रहती है ये शासन प्रणाली। इसके माध्यम से लोगों का शासन स्थापित किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। लोग प्रत्यक्ष रूप में भी शासन प्रणाली में भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी लोगों के द्वारा शासन चलाए जाते हैं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के द्वारा। तो इस प्रकार प्रजातंत्रीय शासन को सबसे ऊपर माना गया है। सरकारों के और रूप भी होते हैं, कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है, ठीक है, उसी तरह से अन्य शासन प्रणालियां हैं, लेकिन उनमें अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है, उतनी नहीं हो सकती जितनी कि प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी स्वतंत्रता का रक्षा कवच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस देश में लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं, इसका अर्थ है कि उनकी स्वतंत्रताएं जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे देश में ये जो मौलिक अधिकार हैं, उनका वर्णन संविधान में किया जाना बहुत ही अनिवार्य है और संविधान में इनका वर्णन इस तरह से होना चाहिए कि उसके बाद इनको सुरक्षा भी प्रदान की जा सके। सभी देशों में जहाँ पे मौलिक अधिकार, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, यहाँ पे मानवाधिकार के रूप में हमें मौलिक अधिकार जो मिलते हैं वो उनको सरकार जो है वो संरक्षण भी प्रदान करती है। हमारे अपने देश में हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मुख्य हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे जिनकी मैं बात कर रही थी स्वतंत्रता के अधिकार की, पिक्चर में भी शो किया गया है कि किस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार में देखो लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है लोगों के पास। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो शांतिपूर्ण बिना शस्त्रों के इकट्ठा होकर सभा करने की भी स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। इसके अलावा अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे कि अपना संघ या समुदाय हम बना सकते हैं, कोई भी व्यापार या बिजनेस शुरू कर सकते हैं, भारत के किसी भी स्थान पे जाकर हम रह सकते हैं, यहाँ तक कि भारत के किसी भी भाग में भ्रमण करने का अधिकार भी हमें स्वतंत्रता के रूप में भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, हमारी इन सारी स्वतंत्रताओं को, इन सारे मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। न्यायिक संरक्षण से हमारा अभिप्राय है कि हमारे ये जो अधिकार हैं वो न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। तीसरा पॉइंट हम करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे अधिकार न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, संरक्षण देने के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही लोगों के अधिकारों और संविधान की रक्षा कर सकती है। तो इसके लिए क्या है जरूरी, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इसका अर्थ है कि जो भी न्यायाधीश लिए जाएं वो जो है वो बिल्कुल ईमानदार होने चाहिए, ठीक है, कोई रिश्वत वगैरह का डर नहीं होना चाहिए, उनका वेतन इतना होना चाहिए कि वो ईमानदारी से जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय जो है वो लोगों को प्रदान कर सकें और वो अपनी पोस्ट को हैंडल करने के लिए योग्य होने चाहिए। स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद हमारा चौथा देखना है आपने कि स्वतंत्रता का रक्षा कवच जो है वो आता है शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। डी टॉकविल का कहना है कि किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्र सरकार स्थापित की जा सकती है, लेकिन स्वशासन की संस्थाओं के बिना
लोगों में स्वतंत्रता की भावना विकसित नहीं हो सकती। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है? स्वशासन की संस्थाएं कौन सी हुई? ऐसी संस्थाएं जहाँ पे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्थापित कर सकें। क्यों? क्योंकि ये कहलाता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होता रहे तो केंद्रीयकरण होने से क्या होगा? शक्तियां एक ही जगह पे एकत्रित हो जाएंगी। केंद्रीयकरण से बच्चों हमारा अभिप्राय है कि शक्तियां सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं है, स्थानीय सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं है। उसे हम कहेंगे शक्तियों का केंद्रीकरण। ये हमारी स्वतंत्रताओं के लिए एक खतरा है। हमारे पास शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इससे हमारा अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय महत्व के विषयों के ऊपर कानून बनाए एक समान सभी के लिए, और स्थानीय सरकारें अपने क्षेत्र में स्थानीय शासन को चलाने के लिए स्वतंत्र हों। स्थानीय स्तर पे उनके द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं भारत का उदाहरण देती हूँ। भारत में जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। किस माध्यम से? हमारी यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का, राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का, और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर कानून कौन बनाती हैं? संघ सरकारें भी बनाती हैं और राज्य सरकारें भी। लेकिन अगर कोई मतभेद पाया जाए तो संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तविक रूप में क्या है? राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य सरकारें कानून बनाती है, और राज्य सूची के ही विषयों के माध्यम से हमारे जो लोकल एरियाज हैं उनमें नगर पालिकाओं, नगर निगमों को, नगर पंचायतों को कानून बनाने के अधिकार हैं, और ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायतें जो है वो ग्रामीण प्रशासन को सही रूप से देखती हैं। इसको कहते हैं हम स्थानीय स्वशासन। और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो, तो हमारी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के रक्षा कवच में आता है शक्तियों का पृथक्करण। अभी आपने पढ़ा जो पॉइंट वो था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में हमने क्या किया? संघ सरकार और राज्य सरकार, इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया। दोनों तरह की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो आप पृथक्करण पढ़ते हो उसमें आप देखते हो कि आपको पता ही है सभी को, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप पिक्चर में भी देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के माध्यम से आपको शो किया जा रहा है। लेजिस्लेचर मीन्स विधानपालिका जो कि कानूनों का निर्माण करती है। उसके बाद चलिए आगे, एग्जीक्यूटिव जो कि आप कार्यपालिका के रूप में पढ़ते हो। कार्यपालिका जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करने के बाद कानूनों को लागू करना। निर्माण तो कौन करता है? विधानपालिका। जो विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है। और आगे हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये सरकार का तीसरा प्रमुख अंग है। इसका कार्य है कि न्याय देना सभी को, और जो भी व्यक्ति कानूनों को भंग करता है उसे दंडित करना। तो इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है हमारी स्वतंत्रता का संरक्षक है। लेकिन इस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में मेन चीज ये है कि एक दूसरे के फील्ड में, विधानपालिका का कार्यपालिका के ऊपर, कार्यपालिका का न्यायपालिका के ऊपर, या न्यायपालिका का विधानपालिका और कार्यपालिका जो है उनके, न्यायपालिका विधानपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका पे किसी भी तरह का प्रतिबंध ना लगा सकें, और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हमारा 6वां पॉइंट स्वतंत्रता के रक्षा कवच के रूप में आता है कानून का शासन। प्रोफेसर लास्की के अनुसार यदि समाज में किसी वर्ग को विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो जनसाधारण स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तो इसका क्या अर्थ है? कानून का शासन तो सिर्फ वहीं स्थापित होता है जहाँ पे विशेषाधिकार ना दिए जाए। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति को एक समान होना चाहिए। कानून जिस पे भी लागू होगा समानता पूर्वक लागू होगा, कि साधारण व्यक्ति से लेके प्रधानमंत्री तक जो भी कानून बनेंगे सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होंगे। तो कानून के शासन में एक और चीज भी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बिना किसी कानून को तोड़े किसी भी व्यक्ति को दंडित ना किया जाए। उसके पश्चात 7वां पॉइंट हमारा आता है आर्थिक समानता और सुरक्षा। जिस देश में बेकारी, गरीबी, भूखमरी और अकाल की स्थिति होगी
वहाँ स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसका अर्थ है कि देश में से अगर हम चाहते हैं बेकारी, गरीबी, भूखमरी को दूर करना, अकाल की स्थिति को दूर करना, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा सरकार की तरफ से हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए और आर्थिक समानता होनी चाहिए। जहाँ पे जिस देश में अमीरी और गरीबी इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इनमें बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है, वहाँ पे बच्चों आप देखोगे न्याय हमेशा जो है वो अमीरों के पक्ष में होगा, ना कि गरीबों के पक्ष में। तो इसीलिए कहते हैं कि राज्य के द्वारा आर्थिक समानता और सुरक्षा जो है वो सभी लोगों को एक समान प्रदान की जानी चाहिए। 8वां पॉइंट हम देखते हैं जो हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकता है। किस तरह हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सकती है, उसमें है स्वतंत्र प्रेस और संचार माध्यम। हमारी जो प्रेस है वो स्वतंत्र हो। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि का स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे संचार माध्यम है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके ऊपर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आपको पता है बच्चों, अगर सरकार का नियंत्रण होगा इन सारी चीज़ों पे, समाचार पत्रों पर भी और संचार माध्यम पे भी, तो क्या होगा, हमें सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में सूचना नहीं मिल सकती। वो सिर्फ तभी मिल सकती है यदि हमारी प्रेस पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि प्रेस के ऊपर सरकार का कोई भी बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लोग जो है अपना जनमत सही तैयार कर सके, और लोग जनमत तभी सही तैयार करेंगे अगर प्रेस जो है वो स्वतंत्र होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, सुसंगठित राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बनाए जाते हैं लोकतंत्रीय देशों में। विशेष महत्वपूर्ण स्थान है राजनीतिक दलों का। क्यों है? क्योंकि जो भी इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं वो सभी राजनीतिक दलों के आधार पर होते हैं। तो राजनीतिक दल धर्म, जाति, नस्ल, रंग, भाषा, वंश या क्षेत्र आदि के आधार पर संगठित नहीं होने चाहिए, वरन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनका आधार अगर धर्म होगा तो क्या नुकसान होगा बच्चों, इसका बता सकते हैं कोई स्टूडेंट्स? इसका सबसे बड़ा नुकसान है धार्मिक आधारों पे राजनीतिक दल बनेंगे। हिंदू, सिख सभी जो है अलग अलग, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी अपने अपने धर्मों का प्रचार करेंगे। जो भी राजनीतिक दल बनेगा उनका जाति के आधार पे अगर बनेंगे तो जातिवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, उसी तरह नस्लवाद को, रंग भेद की नीति को या भाषावाद को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, या क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें जो है वो अगर इस आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाएगा तो ये बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। हमारा जो राजनीतिक दलों को बनाने का आधार होना चाहिए वो ये देखा जाना चाहिए कि देश में हमारे सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, राजनीतिक प्रशासनिक कार्य जो हैं वो किस तरह से सही चल पड़ेंगे। इन आधारों पे हमारे राजनीतिक दलों का गठन किया जाना चाहिए। आगे बच्चों हम चलते हैं हमारे 10th पॉइंट पे, ये है सतत जागरूकता। सतत जागरूकता, इटर्नल विजिलेंस मीन्स हम पूर्ण रूप से अलर्ट हैं, हम पूर्ण रूप से इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि जो भी देश में घटित हो रहा है हमें उसके बारे में पता हो। हमारे अधिकार क्या हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, हमारी स्वतंत्रताएं क्या हैं, यहाँ तक कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें सभी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यदि लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति जागृत हैं तो कोई भी शासक या सरकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकती। भय कहाँ पे होता है, प्रतिबंध का डर कहाँ पे होता है? जहाँ पे लोग जो हैं वो विजिलेंट नहीं होते, जागरूक नहीं होते। तो लोगों का जागरूक होना तो स्वतंत्रता की रक्षा कवच के रूप में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए पिक्चर में भी शो किया गया है लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं, और सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। क्लियर हो गया आपको ये 10th पॉइंट? ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, लिखित और कठोर संविधान। हमारा 11th पॉइंट आता है जिसको कि हम स्वतंत्रता की संरक्षक के रूप में देखते हैं, वो है कि हमारा संविधान लिखित होना चाहिए। उसमें वर्णन किया जाना चाहिए कि हमारे अधिकार स्वतंत्रताएं हैं क्या।
ठीक है, लिखित रूप में होगा तो सरकार कभी भी हमारे अधिकारों के विरुद्ध, हमारी स्वतंत्रताओं के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकेगी। और कठोर होना, ऐसा संविधान हो, संविधान में ऐसे प्रावधान किए जाएं जिनको सरलता से बदला ना जा सके। अगर सरलता से बदला नहीं जाता, इसका अर्थ है कि संविधान हमारा कठोर है। ठीक है, कठोर होने का ये मतलब नहीं होता कि संविधान में परिवर्तन ही नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है वो 2/3 मेजोरिटी से परिवर्तन होता है कठोर संविधान में। तो ये भी एक आवश्यक फीचर है कि स्वतंत्रता तभी संरक्षित रह सकती है यदि संविधान देश का लिखित और कठोर हो। 12वां पॉइंट देखते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव। किसी एक विशेष वर्ग को ज़्यादा अधिकार दिए जाना और दूसरे वर्गों को इस चीज़ से वंचित रखना, ये भी स्वतंत्रता के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार विशेषाधिकारों का अभाव जो है ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब विशेषाधिकार किसी को भी नहीं दिए जाने चाहिए। हमारा अगला पॉइंट आता है राजनीतिक शिक्षा। शिक्षित होना भी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। क्यों है जरूरी? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमने अपने सही मतदान का सही प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें राजनीतिक रूप से शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम ये शिक्षा नहीं लेते हैं, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमें नहीं पता चलता है, तो हम किस तरह से अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का संरक्षक आता है सरकार और लोगों के बीच में सहयोग का होना। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि सरकार को हमारी कोऑपरेशन मिलती रहे ताकि सरकार अपना कार्य सही रूप से करती रहे। अगर हम हमेशा ही एक सरकार की किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे, सिर्फ इस बेस पे करेंगे कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और हमारा कार्य है सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, तो हम आलोचना के मंतव्य से करें, नहीं, ये हमारे अंदर फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हम जितना भी कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारी फेवर्स में, सरकार हमारी फेवर्स में जो है वो कार्य करेगी, जनहित कार्य करेगी, कल्याणकारी कार्य जो है वो सरकार हमेशा ही करती रहेगी। हमारा लास्ट जो रक्षा कवच है वो है सशक्त विरोधी दल। हमारी रूलिंग पार्टी तो अच्छी होनी ही चाहिए जो कि सरकार के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ये तो बहुमत दल है, लेकिन जो विरोधी दल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर विरोधी दल सशक्त नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमें वो अवगत नहीं करा सकता कि सरकार क्या क्या कार्य कर रही है। विरोधी दल का भी सशक्त होना उतना ही जरूरी होता है जितनी कि हमारी रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी जो है बहुमत दल है, वो सशक्त होना चाहिए। उसी तरह से विरोधी दल का भी सशक्त होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसके पश्चात मेरे को लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह से हम अपनी स्वतंत्रता की जो है वो रक्षा कर सकते हैं। और ये लोकतंत्रीय देशों में ये सारी चीज़ें जो है अपनाई जाती हैं, जिन पॉइंट्स को मैंने आपको कराया है अभी कि स्वतंत्रता की रक्षा किस तरह की जानी है। स्वतंत्रता के रक्षा कवच और संरक्षक, अभी अभी आपने सारी डिटेल में ये सारी चीज़ें सुनी है मुझसे, जिसमें कि क्लियर किया गया है आपको कि स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। तो रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको जो कुछ हमने किया था इसमें। तो नंबर 1 पे हमने किया था प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली, जिसमें आपने किया कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में हमारी स्वतंत्रताएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है जितनी कि अन्य किसी भी शासन प्रणाली में नहीं। उसके पश्चात मौलिक अधिकारों की घोषणा में आपको बताया गया कि ये मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित किए जाने चाहिए। उसके पश्चात न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आपको बताया गया न्यायाधीश जो है वो योग्य होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें। उसके पश्चात हमने किया शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में आपको बताया गया केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों के ऊपर कानून बनाए और अन्य जो स्थानीय विषय हैं वो स्थानीय सरकारों को दिए जाए। शक्तियों के पृथक्करण में आपको बताया गया कि किस तरह से विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहने चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर विधानपालिका या कार्यपालिका का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात हमने किया बच्चों कानून का शासन, जिसमें हमने इस चीज़ को क्लियर किया है कि कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होने चाहिए। उसके पश्चात पॉइंट नंबर 7 था आपका, जिसमें कि हमने किया आर्थिक समानता व सुरक्षा, जिसमें कि हमने ये फिक्स किया था कि सरकार की तरफ से हमें जो है वो आर्थिक रूप से सुरक्षा तथा समानता प्रदान की जानी चाहिए। उसके पश्चात
प्रेस जो है हमारी स्वतंत्र होनी चाहिए, संचार माध्यम भी इस तरह से होने चाहिए ताकि हमें सरकार के बारे में तथा देश में होने वाली घटनाओं के बारे में, देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचना मिलती रहे। उसके पश्चात जो आपने पॉइंट किया था उसमें सुसंगठित राजनीतिक दल व सशक्त विरोधी दल के बारे में भी आपको बताया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि जाति धर्म के आधार पे दल नहीं बनने चाहिए, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, आर्थिक या सामाजिक। नेक्स्ट पॉइंट आपका था सतत जागरूकता, जिसमें हमने ये चीज़ क्लियर की थी बच्चों कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कार्य करने के लिए। हमें अपने अधिकारों का, स्वतंत्रता का ज्ञान होना चाहिए और इसी के साथ ही हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में भी पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ घटित हो रहा है। ये है कि हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं। उसके पश्चात हमने किया था लिखित और कठोर संविधान, जिसमें ये बताया गया था आपको कि अगर संविधान में सब कुछ लिखा गया हो हमारे अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रताओं के बारे में, तो हम उसकी सुरक्षा और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और संविधान ऐसा होना चाहिए जो कि कठोर हो, जिसको कि हम सरलता से चेंज ना कर सकें। अब आगे देती हूँ मैं आपको गृह कार्य। उसमें देखेंगे आप प्रश्न नंबर 1 पे, वास्तविक स्वतंत्रता प्रतिबंधों में संभव है या प्रतिबंधों के अभाव में। आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्लियर करना है कि वास्तविक स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलती है, प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं। तो आप इसमें क्या चीज़ क्लियर कर सकते हो कि उचित प्रतिबंधों का होना तो स्वतंत्रता है, लेकिन अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। अभी मैंने आपको उस चीज़ के बारे में क्लियर किया था नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के माध्यम से। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली स्वतंत्रता की स्थापना में कहाँ तक सहायक है। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें स्वतंत्रता जो है वो संभव है या नहीं है। आप किस तरह की शासन प्रणाली में स्वतंत्रता को ज़्यादा, स्वतंत्रता की पॉसिबिलिटी मानते हो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण स्वतंत्रता के लिए क्यों आवश्यक है। आपने शक्तियों के विकेंद्रीयकरण को रक्षा कवच के रूप में भी पॉइंट में पढ़ा है कि ये स्वतंत्रता के लिए क्यों अनिवार्य है। विकेंद्रीयकरण मतलब केंद्र सरकार अपने स्तर पे, राज्य सरकार अपने स्तर पे स्वतंत्र रहे। चौथा पॉइंट हमारा आता है, चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है, स्पष्ट करिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि हमें विजिलेंट होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए? अगर हाँ तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। इसी के साथ ही यहाँ पर ही मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।